कैसे अलग अलग लेंगे, एक साथ लेंगे? अलग। अच्छा ठीक ओके। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं आर्टिकल 14 इंडिया। आज हम जिस शख्स से बात करने वाले हैं वो एक जाना पहचाना चेहरा है। दलितों की और पिछड़े वर्गों की आवाज को बुलंद करने वाले श्री केपी चौधरी जी से हम बात करने वाले हैं और जानते हैं कि क्या उनकी राय है इस पूरे दलित और पिछड़े वर्ग की जो वर्तमान समस्या है उनके बारे में। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय आपको दे दूं। केपी चौधरी सर वो हैं जिन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया, इन तमाम जगहों पर दलितों और पिछड़े वर्गों की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वर्तमान स्थिति जो है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की, उस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, देना अगर मजबूरी है तो दिया जाता है, और भारत की व्यवस्था में जो जातिवाद जिस तरीके से हर स्तर पर जो मैं पिछले 40 साल से देख रहा हूं, और अगर ना देने का कोई रास्ता निकल सकता है तो निकाल लिया जाता है। भारत की सरकार के पास में देश के गरीब तबके यानी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के उत्थान का, डेवलपमेंट का कोई एजेंडा ही नहीं है। पिछले दिनों तत्कालीन सरकार ने देश में राष्ट्रीयकरण का दौर चलाया था और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसके चलते जब सरकारी क्षेत्र आया और निजी क्षेत्र खत्म हुआ तो घर घर में SC ST समाज के घर में एक नौकरी गई। जिस घर में एक नौकरी गई उसके परिवार के कम से कम 20 सदस्य एक आदमी को सरकार की नौकरी मिलने से गरीबी की रेखा से ऊपर आए। इस तरीके 40 लाख लोग तत्कालीन सरकारों की राष्ट्रीयकरण की नीति से गरीबी की रेखा से ऊपर आए। लेकिन आज के दौर में सरकार ने सरकारी क्षेत्र को पूरी तरह लगभग समाप्त कर दिया है। निजी क्षेत्र में दुनिया भर के कानून बनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, हर रोज कानून बनते हैं, विपक्ष की अनुपस्थिति में भी कानून पास हो रहे हैं। लेकिन इस देश की 1/4 आबादी यानी कि करीब 32 करोड़ आबादी की आरक्षण के संबंध में किसी प्रकार का कोई निर्णय सरकार के द्वारा न लिया जाना और निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था न करना इस देश के गरीब तबके के साथ, SC समाज के साथ, ST समाज के साथ, OBC समाज के साथ, इवन मैं कहूँगा कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो रिजर्वेशन दिया है 10% गरीब तबके जो सामान्य जाति के, उन लोगों के साथ भी ये खुला अन्याय है। क्योंकि उन लोगों को जब आप नौकरी में आने का अवसर ही नहीं मिलेगा, उनको गरीबी की रेखा से ऊपर आने का मौका ही नहीं मिलेगा। शिक्षण संस्थाओं की बात करता हूं तो शिक्षण संस्थान आज की डेट में गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर चले गए हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर के कथनानुसार शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन शिक्षा गरीब आदमी के बजट से बहुत बाहर हो गई है। देहातों की स्थिति बद से बदतर है। शहरों में जो लोग आ गए सरकार की नौकरी के माध्यम से, उन्होंने अपने बच्चों को जरूर अच्छे स्कूलों में पढ़ाया है, लेकिन देश की जो असली आबादी है, मेजोरिटी जो गांव में रहती है, और गांव में रहने वाले गरीब समाज के व्यक्ति के लिए सरकार के पास में कोई एजेंडा नहीं। जी, कहा भी जाता है कि इक्वालिटी जो है वो यूनिफॉर्मिटी के प्रिंसिपल पर नहीं बल्कि इक्विटी के प्रिंसिपल पर चलता है। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी लाजमी है कि क्या मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आरक्षण ही एकमात्र विकल्प है? देखिए, इसके लिए आरक्षण एक सहारा जरूर बना, एक साधन बना, बट मैं उसे अंतिम जो है ना, मैं उसको अंतिम जो है मतलब ये मान के साधन के रूप में नहीं देख सकता। लेकिन देश की जातिगत व्यवस्था, देखिए भारत का सबसे बड़ा अभिशाप यहाँ की जातिगत व्यवस्था है। जो चीज दूसरे कंट्रीज में थी, मैं कहूंगा आज बड़े जिम्मेदारी से मैं कहना चाहूंगा कि जब अमेरिकन को नौकरों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने ब्लैक्स को वो लेकर आए। ब्लैक्स वहां पर नौकर बनाए गए। ब्लैक्स ने वहां पर जो है मतलब स्लेवरी की, वहां पर जो है उनकी सेवा की, उनकी नौकरी की। लेकिन अमेरिका जैसे देश में भी उन्हीं ब्लैक्स का एक आदमी सबसे बड़े पद राष्ट्रपति पर पहुंच बना। और आज के उनके संविधान में ब्लैक्स के और व्हाइट्स के राइट अमेरिका में बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब वहां जो भेदभाव था उस भेदभाव पर भी काबू हुआ, नियंत्रण हुआ, और ब्लैक्स एंड व्हाइट्स सबके अधिकार बराबर हुए। और आज मैं कह सकता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि अमेरिका में ब्लैक्स की भागीदारी भी व्हाइट्स के बिल्कुल बराबर है और वहां किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं देखा जा सकता। लेकिन भारत के अंदर इस देश का जो मूल निवासी है, इस देश का जो आदिवासी है, इस देश के विकास के लिए 24 घंटे काम करता है। देखिए, ये कृषि प्रधान देश है।
कृषि प्रधान देश इसको गांव का गरीब मजदूर आदमी बनाता है, क्योंकि कोई भी किसान जिसके पास 250 बीघे जमीन है, 500 बीघे जमीन है, 300 बीघे जमीन है, 100 बीघे जमीन है, कोई किसान खेत में काम करने नहीं जाता, बल्कि उस गांव के जो गरीब तबके का, अनुसूचित जाति, जनजाति, वो भी समाज जिसके पास में जमीन नहीं है, साधन नहीं है, वो आदमी खेतों में जाकर के धान बोता है, कपास बोता है, गन्ना बोता है, तब जाकर के ये देश कृषि प्रधान बनता है। और मेजोरिटी जो इस देश की है वो गांव में लाइज करती है, रहती है बात। तो मेरा कहना साफ तौर पे यहाँ पर यह है कि जो हमारी सरकारें हैं, उन सरकारों के पास में जो ये कृषि प्रधान देश जो बना, वो गरीब तबके के लोगों के द्वारा बना। और शहर में जब मैं आता हूँ तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, अंडर ब्रिज, फ्लाईओवर्स, आपके पूरा शहरीकरण जितना भी हुआ है, और शहरी क्षेत्र में जो भी काम हुआ, उस काम को करने वाला कोई ठेकेदार नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, बल्कि इस देश का गरीब तबके के आदमी ने सरिया उठा करके, सीमेंट उठा करके, ईंट उठा करके इस देश का शहरी विकास किया। अर्थात ये कहा जा सकता है बहुत जिम्मेदारी के साथ में कि इस देश का जो भी विकास आज तक हुआ है, उसमें इस देश के गरीब तबके, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी समाज और जो सामान्य वर्ग का जो गरीब समाज है, उन सबका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी सिचुएशन में अगर हम इस गरीब तबके के डेवलपमेंट के बारे में अपना कोई योजना ही ना बनाएं, कोई इसके लिए हम इसको शिक्षा ही ना दें, हम इसको पढ़ने का अवसर ही ना दें, हम इसको बराबरी का हक ही ना दें, तो ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा कि अगर हम भारत को एक विश्व गुरु बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या भारत को एक सबल, देखिए जब तक इस देश की मेजोरिटी ऑफ द पीपल राष्ट्र की मूलधारा में नहीं आएंगे, तब तक भारत एक सबल राष्ट्र नहीं बन सकता। और इसके लिए सरकार को अपनी कार्यशैली में सबके लिए शिक्षा अगर देती है, अगर सबकी शिक्षा बराबर कर दी जाए, देश में 2 व्यवस्था कर दी जाए, फ्री हेल्थ एंड फ्री एजुकेशन टू एवरीबडी, रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है किसी को भी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूं। लेकिन जब तक जातिगत आधार पर इस देश में भेदभाव है, जब तक शिक्षा का भेदभाव है, जब तक सामाजिक भेदभाव है, जब तक ये स्वास्थ्य सर्विसेज में, अब गरीब आदमी को तो बेचारे को देख के मर गया, उसको यानी कि वो वैन भी नहीं मिलती जो उसको उठा करके ले जाए, कोई साइकिल पर लाद के ले जा रहा है, कोई कंधे पर लाद के ले जा रहा है। ये इस भारत के, ये विकसित भारत का मैं कहूँगा एक चेहरा ये भी है, जिसको इस देश का मीडिया और सरकार कभी भी एक्नॉलेज नहीं करती है। लेकिन मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ, इस देश का मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, अनुसूचित जाति जनजाति समाज में मेरा जन्म हुआ है, और इस समाज के दर्द को मैंने महसूस किया है। बहुत गरीब घर में मेरा जन्म हुआ, मेरी शिक्षा हुई, मेरे माता पिता ने मुझे स्कूल भेज दिया, और उससे क्या हुआ कि मैं पढ़ करके सरकार की नौकरी में आया, और नौकरी में आने के कारण मुझे देश के और विदेश के अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर बात को कहने का, सोचने का, समझने का और अपने समाज की आवाज़ को उठाने का मौका मिला। आज मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से जो बात कर रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। जब तक इस देश के गरीब तबके यानी अनुसूचित जाति, जनजाति, सोशली डिप्राइव्ड, ओबीसी जाति और जो माइनॉरिटी के लोग हैं, देखिए अगर मैं यहाँ कोविड को कोट करता हूं, तो कोविड में ना किसी टमाटर वाले ने टमाटर बेचा, ना किसी आदमी ने, कारपेंटर ने कोई काम किया, सब लोग घरों में बंद थे। देश की इकोनॉमी की हालत क्या हो गई, 0 से माइनस में चली गई। यानी इस देश का अगर जीएसटी संग्रह की मैं बात करता हूं, तो देश के दो बड़े उद्योगपति जिनको अडानी अंबानी के नाम से जाना जाता है, उनकी जो जीएसटी है और बाकी जो जीएसटी है, यानी 4% में दोनों उद्योगपति सिमट जाते हैं। 96% जो जीएसटी है, उस देश का गरीब आदमी जो माचिस खरीद रहा है, जो कपड़े खरीद रहा है, जो जूते खरीद रहा है, जो साइकिल खरीद रहा है, ये सारा जीएसटी वहां से आ रहा है। देश उस गरीब आदमी से चल रहा है। लेकिन उल्टा हो रहा है कि उस संसाधनों पे 4% जीएसटी वाले लोगों का कब्जा, उन पर 80% है, और जो 96% जीएसटी देश को दे रहे हैं, उनका जो है 20% पे भी कब्जा नहीं है। तो ये जो ऐसा मानता है, भारत की सरकार की ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि समाजवाद की बात करें, भेदभाव खत्म करे, जातिवाद खत्म करे, सबको समान शिक्षा दे, सबको स्वास्थ्य सेवा दे। और ऐसा होता है तो मैं कहूँगा सब बराबर होंगे, सबके विकास के अवसर बराबर होंगे, और किसी प्रकार का मैं कहूँगा कि आरक्षण को हम अंतिम जो है साधन के रूप में नहीं देख सकते। वर्तमान समय की बात करूं तो एक तरफ तो पिछड़े जनजाति, अनुसूचित जनजाति के साथ जो है बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार होता है, क्रूर व्यवहार किया जाता है, और दूसरी तरफ जो है सरकार दलितों को जो है मुख्यमंत्री का, कभी राष्ट्रपति का चेहरा बनाती है। तो ऐसे में क्या समझा जाए? क्या जब सरकार इस प्रकार के कदम उठाती है जिसमें दलितों को आगे बढ़कर मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति का पद दिया जाता है, तो क्या सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ये काम करती है, सचमुच जो है प्रतिनिधित्व देने का काम करती है? देखिए यहाँ पर बड़ा स्पष्ट मैं कहूँगा, बहन मायावती जी को कोट करना यहाँ बिल्कुल न्यायसंगत होगा। जब दूसरी पार्टी, जहाँ पार्टी के अध्यक्ष दूसरे लोग हैं, पार्टी के मालिक दूसरे लोग हैं,
वहां पर किसी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के आदमी को कैबिनेट में मंत्री बनाया जाता है, उसको गवर्नर भी बना दिया जाता है। उस आदमी को लोकसभा में 131 सांसद भी चुन करके बाबा साहब अम्बेडकर के दिए आरक्षण से 25% के आरक्षण से 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर बार लोकसभा में चुनकर आते हैं। लेकिन क्योंकि वो पार्टी के साथ बंधे हुए हैं, पार्टी संविधान के साथ बंधे हुए, पार्टी हाईकमान के निर्णय से बंधे हुए हैं, इसलिए 131 सांसदों में एक भी आदमी लोकसभा के अंदर या विधानसभाओं के अंदर जो विधायक बनते हैं, एक भी आदमी अपने समाज यानी SC/ST समाज की आवाज बिल्कुल उठाने की हिमाकत और वो सोचता तक नहीं है, क्योंकि वो डरा हुआ है, वो धमका हुआ है, वो बंधा हुआ है, उसमें साहस नहीं है, करेज नहीं है, और उसको इतना मतलब इस स्थिति में ला दिया गया है कि वो अपने समाज के लिए काम करना तो बहुत दूर की बात है, वो हम अपने समाज की बात तक नहीं उठाता है। इसके पलट में जब पार्टी का मालिक अनुसूचित जाति जनजाति समाज का व्यक्ति रहा हो, यहां मैं मान्यवर काशीराम और मायावती जी को कोट करना उचित समझूंगा, जब सरकार अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों की अपनी थी, उनके द्वारा हेडिड थी, तो उत्तर प्रदेश इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि बहन मायावती ने लखनऊ के बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे पार्क बनाए, नोएडा के अंदर इतना बड़ा पार्क बनाया, महापुरुषों के नाम पर उन्होंने जो है स्कूल कॉलेज बनाए, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लॉर्ड बुद्धा यूनिवर्सिटी नोएडा के अंदर बनाई, बच्चों को पढ़ने के लिए हॉस्टल्स और रहने के लिए हॉस्टल्स और पढ़ने के लिए इंटर कॉलेज बनाए, महापुरुषों के नाम पर जिले बनाए। तो मायावती जी ने जब मुख्यमंत्री बनी, वो भी अनुसूचित जाति जनजाति समाज की थी। फर्क यह है कि वो अपनी पार्टी अपने समाज के दम पर जो है मुख्यमंत्री बनी, और हमारे समाज का आदमी जब अपने समाज के दम की बजाय किसी पार्टी विशेष के बैनर पर चुनाव लड़ता है, टिकट पर चुनाव लड़ता है, और वो उस पार्टी के संविधान से बंधा होता है जिसका मालिक कोई ना कोई समर जाति का आदमी होता है, तो उस स्थिति में जो डॉक्टर अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन की बात कही थी, वो यही सोचा था कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग जब लोकसभा में जाएंगे, सांसद बनेंगे, या विधानसभा में जब विधायक बनेंगे, तो SC समाज के लोग ही SC समाज के प्रतिनिधियों को वोट करेंगे, ST समाज के लोग ST समाज के लोगों को MP बनाने के लिए वोट करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया, ये बात नहीं मानी गई, और उसका नुकसान व्यापक स्तर पर हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को इस तरह उठाना पड़ रहा है कि 4000 के आसपास जो विधायक हैं, उनमें एक भी आदमी SC/ST समाज की आवाज नहीं उठाता, वो पार्टी से बंधा होता है। और ऐसे ही जो 131 सांसद लोकसभा में बनकर जाते हैं, उनमें से एक भी आदमी, कोई भी मंत्री, कोई भी व्यक्ति अपने समाज की बात नहीं करता। इसलिए जरूरी इस बात का, जो अभी आपने कहा, माननीय सुशील कुमार शिंदे जी भी गृह मंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जो पहले गृह मंत्री भी रहे, वो मुख्यमंत्री भी बने, उन्होंने निजी क्षेत्र में आरक्षण की पहल की, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी पहल वो इतनी कामयाब नहीं हो पाई। शिबू सोरेन साहब के बेटे जो हेमंत सोरेन जी हैं, अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। अब आप देख रहे हैं कि वो भी अपने स्टेट के अंदर अपने लोगों के डेवलपमेंट के लिए इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि वो अपने दम पर मुख्यमंत्री बने। जरूरत इस बात की है कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज का व्यक्ति अगर जनप्रतिनिधि बना है तो अपने समाज की और अपनी खुद की ताकत पर बना है, तो अपने समाज की आवाज उठाएगा, अपनी बात करेगा। लेकिन जो व्यक्ति दूसरी पार्टी यानी सामान्य जाति के द्वारा हेडिड पार्टी से सांसद बनेगा, मंत्री बनेगा, गवर्नर बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, वो अपने समाज की कोई आवाज आज तक नहीं उठाई है। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी त्रासदी है। वर्तमान की राजनीति की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा उससे भी रिलेटेड सवाल पूछना जो है उचित है। जाति सर्वेक्षण को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि जाति सर्वेक्षण बहुत अहम मुद्दा था चुनाव के दौरान, लेकिन फिर भी जो है जनता तक ये नहीं पहुंच पाया। तो इसके महत्व को आप कैसे समझते हैं कि क्या ये जरूरी है आज के वर्तमान समय में? गरीब तबके को न्याय देने के लिए हर फैसला जाति के आधार पर होता है, हर फाइल जाति के आधार पर डिसाइड होती है, हर पोस्टिंग जिला कलेक्टर की जाति के आधार पर होती है, किस जिले में कितने लोग हैं, हर फैसला इस देश का, मैं बड़े दुखी मन से बात कहना चाहूंगा कि ये पहला देश है दुनिया का जिसमें हर फैसला जातिगत आधार पर लिया जाता है। जब सारे फैसले जातिगत आधार पर हो तो जातिगत जनगणना कराने में परहेज क्यों? जिसका जितना हक है उसको दे दीजिए। ओबीसी का जितना परसेंट है 27% सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम कहते हैं उनकी संख्या तो 50% से भी ज्यादा है। उनका आरक्षण उनके हिसाब से, ओबीसी का जो आरक्षण है उनकी आबादी के हिसाब से दीजिए, क्या परेशानी है? अगर ब्राह्मण देश में 2% है तो उसको 2% दे दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन 2% आबादी वाला आदमी जब 90% पदों पर कब्जा किए हुए, ये सर्वे है सरकार का, मेरा सर्वे नहीं है, भारत सरकार में अगर 90 सेक्रेटरी काम कर रहे हैं तो उनमें 90% लोग एक जाति विशेष के हैं जिनको ब्राह्मण कहा जाता है। गवर्नर्स की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, वाइस चांसलर्स की बात करें, देश के प्रमुख संसाधनों के पब्लिक सेक्टर के चेयरमैन की बात करें, तो जाति विशेष के लोग ही उन पदों पर बैठे हुए हैं, जिनकी संख्या देश में है तो 2%, लेकिन वो पद जो उनके पास है वो देश में 90% पदों पर वो बैठे हुए हैं। तो इसमें हमारा कहना है कि जातिगत आधार पर जब सारे फैसले जातिगत आधार पर हो रहे हैं
तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये राष्ट्र के हक में है, इससे भारत का विकास होगा, हर कौम को उसका हक मिलेगा, उसकी भागीदारी बढ़ेगी और भारत एक सबल राष्ट्र बनेगा। जी, निश्चित तौर पर जिसकी जितनी आबादी उसका उतना प्रतिनिधित्व देखा भी जा सकता है। अगर मीडिया संसाधन पर भी देखें तो जो उच्च पद है उस पर किस प्रकार से ठाकुरों का, ब्राह्मणों का, राजपूतों का दबदबा है, प्रत्यक्ष है। और ऐसे ही अन्य सरकारी और जो प्राइवेट है उस पर भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उच्च कुल का जो संख्या है या जो दबदबा है वो देखने को प्रत्यक्ष तौर पर मिल जाता है। ऐसे में अगर सचमुच भारत विश्वगुरु की राह पर चलना चाहता है, विश्वगुरु बनना चाहता है, तो मुख्य धारा में पिछड़े वर्ग को शामिल करना अति आवश्यक बन जाता है। तो ये थे केपी चौधरी साहब और उनसे संबंधित बात हमने की, दलितों की, पिछड़ी जातियों की, किस प्रकार से उन्हें मुख्य धारा में लाकर देश के कल्याण में भागीदारी देने का काम करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।